आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं फरीना खान। हमारे इस खास पेशकश में आज बात सस्टेनेबल फाइनेंसिंग और प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स की। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग दरअसल इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है जो एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के फैक्टर्स को इंटीग्रेट करती है। अब तक कारोबार सिर्फ प्रॉफिट पर बेस्ड था और फोकस शेयर होल्डर्स पर होता था, लेकिन आज के ज़माने में कारोबार की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो क्या है आज के ज़माने में सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का मतलब और क्या है बदलते ज़माने में प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स, इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किए हैं दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की फॉर्मर प्रोफेसर सतिंदर भाटिया और IIM बिजनेस स्कूल में भी फिलहाल प्रोफेसर हैं और जाने माने बिजनेस एडवाइजर अभिषेक महेश्वरी। आप दोनों का हमारे शो में इस्तकबाल है। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, अगर मैं आम बोलचाल में समझूं, अगर मैं आम भाषा में, आम जुबान में समझने की कोशिश करूं, तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग आखिर है क्या? जो अगर हम सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की बात करते हैं, सुनने में बहुत अच्छी टर्म है, फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन लोग अवेयर नहीं हैं, लोग बेदार नहीं हैं, जानते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे लोगों को बता सकते हैं कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ये है, इसका ये मतलब है और इसके फायदे हैं? तो सस्टेनेबल फाइनेंस मतलब वो वाला फाइनेंस जिससे आप एक एसेट ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि वो फ्यूचर में, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो सोशल और गवर्नेंस जो आपने मेंशन किया है, उनके कोई ऐसे फैक्टर्स हों जिस पर एसेट पर या कंपनी पर बुरा असर हो। हमें सब पता है कि बहुत गर्मी अगर होती है तो कई बार हमारी सड़कें भी पिघल जाती हैं, तो ऑब्वियसली फिर उनकी जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है और जो उनका मेन पर्पस होता है वो ही नहीं फुलफिल होता। ऐसे ये तो एक पब्लिक एसेट है। इवन बिल्डिंग्स, अगर बिल्डिंग्स तुम्हारी लेट से अर्थक्वेक रेजिलिएंट नहीं हैं तो हल्का सा भी कुछ अगर भूचाल आया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। हमने सुना है जैसे जापान में लगभग रोज़ अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन वहाँ तो बिल्डिंग्स नहीं गिरती, वहाँ तो बिल्डिंग्स खड़ी रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो उनकी ज़मीन है वहाँ पर बहुत भूचाल आते हैं, तो उन्होंने बिल्डिंग इस प्रकार बनाई है कि कितना भी झटका लग जाए आसानी से बिल्डिंग गिर नहीं सकती। लेकिन ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कुछ नई तकनीक एम्प्लॉय करनी होगी, और नई तकनीक एम्प्लॉय करनी मतलब कुछ नया, कुछ इनोवेशन होना चाहिए। बिल्डिंग बनाने का तरीका, बिल्डिंग का जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें कुछ इनोवेटिव चीज़ चाहिए कि हल्की सी अगर कुछ बाय चांस गिर भी जाए उसमें कुछ कोई चीज़ टूटे ना। तो उसके लिए आपको नई चीज़ें एम्प्लॉय करने के लिए और इतनी मज़बूत बिल्डिंग या मज़बूत ट्रैक्टर, मज़बूत कार, मज़बूत इवन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी। तो इस फाइनेंस को जो सिर्फ हम एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए नहीं लेते, बट एक सस्टेनेबल बिल्डिंग खड़ी करने के लिए उसके लिए जो पैसा चाहिए होगा, इट इज़ ऑब्वियस कि वो पैसा हमें ज़्यादा चाहिए होगा। बिल्कुल मैम, लेकिन एक बात ये भी है कि कहा जाता है कि जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग है वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देके जाती है, और जब बात छोटे कारोबारियों की आती है, जब बात छोटे बिजनेसमैन की आती है, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो इतना लंबा टाइम वेट कर सकते हैं? क्या वो फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं अपना लेंगे शॉर्ट टर्म अपने जो उनके बेनिफिट्स है या शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए? क्या कोई मतलब क्यों वो फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए क्यों, उनको क्या फ़ायदा है? हम कैसे ये छोटे कारोबारियों को कन्विंस कर सकते हैं कि आखिर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की ज़रूरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है? देखो भाई, जितने तुम छोटे हो उतना तुम्हारे पास पैसा कम है, उतना ही तुम हर 4 साल बाद एक नया एसेट नहीं खरीद सकते। ऑलराइट, और अगर
क्लाइमेट से तुम्हारा एसेट इतनी जल्दी ख़राब हो जाए कि आपको 1 साल भी उसकी लाइफ ना हो, तो आपको बार बार पैसा खर्चना पड़ेगा, बार बार पैसा कहीं से, चाहे लोन लो चाहे कहीं से इक्विटी लो, तो ये आपके लिए ही बहुत मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी, बिल्कुल। ताकि आप ये न करें तो आपको सस्टेनेबल एसेट्स अपने क्रिएट करने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आगे भी और समझेंगे कि आखिर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की ज़रूरत क्या है और क्या चीज़ें हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, उसके क्या कुछ पिलर्स हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को एक कंफर्टेबल सिचुएशन के साथ साथ सक्सेसफुल बना सकें। आज के टाइम में हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हैं तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए हमें एक चीज़ समझना होगा कि जो हमारी आज की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आज की नीड्स हैं, क्या हमारा उससे फ्यूचर तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़ हम मेंटेन कर पाते हैं तो दैट इज़ व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी। अगर हम कल को हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम प्रिजर्व कर पाते हैं, जिस तरह से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से 2 डिग्री अगर बढ़ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक डिज़ास्टर होगा। उसी के चलते आज की डेट में सारे के सारे देश मिल करके सस्टेनेबिलिटी के लिए इतना फोकस्ड है और इतना ज़्यादा जो पेरिस एग्रीमेंट में जो बात हुई है, प्लस जो सभी देशों ने मिलकर डिसाइड किया है कि 2050, 2060, 2070 तक हम कार्बन एमिशन को नेट ज़ीरो करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जो पूरा सस्टेनेबिलिटी है और जो उसके रिलेटेड फाइनेंसिंग है, ये सारा का सारा फैक्टर हमारा नेट कार्बन एमिशन जो है उसको ज़ीरो करने के लिए, उसी को फोकस में रखने के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ लाइंड अप होनी चाहिए। सर, ये तो बात हो गई एनवायरनमेंट की। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स को लेकर भी बात उठती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैम, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ESG बोला जाता है, तो उससे क्या हम लोगों को समझा सकते हैं कि कैसे हम सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में एक बेहतर जो एडवांसमेंट है वो हो सकती है, और उसके साथ साथ क्या हम अप्रोच अपना सकते हैं जिससे हम सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के थ्रू आगे बढ़ सकें। तो आपकी बात बिल्कुल सही है जब आपने शुरू में कहा कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। हम ज़्यादातर एनवायरनमेंट की बात ज़रूर करते आए हैं क्योंकि इसका असर हमें बहुत आसानी से दिखता है। कहते हैं विजिबिलिटी काफ़ी है कि गर्मी है या ज़्यादा सर्दी है या बारिश नहीं हुई या फ्लड्स हो गए, तो हमें पता है जितनी गर्मी होगी उतना नदियों का पानी भी ऊपर आता है, उससे फ्लड्स हो जाते हैं। ये तो एनवायरनमेंट हो गया। बट जैसे आपने कहा सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स भी आते हैं। तो जैसे हमारे देश में एक स्कीम है, हम कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। तो सिर्फ हाउसिंग की स्कीम नहीं है, इट इज़ कि अगर जो लो इनकम के लोग हैं वो भी घर खरीद सकें। तो अगर हम अपनी जनता को, जो कि निचले वर्ग के लोग हैं, उनको भी हम घर दे सकते हैं, तो ये एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह लेट अस से हमने कोई फाइनेंसिंग ली है टू बिल्ड स्किल्स इन द कंट्री। आजकल सब लोग AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर स्किल्स, उसका कुछ भी अगर सीखना चाहते हैं या कोई सिखाना चाहता है और इंस्टीट्यूट बनाना चाहता है, उस फाइनेंसिंग को भी हम सस्टेनेबल कैटेगरी में डाल सकते हैं। बिल्कुल। अभिषेक जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र और मतलब छोटे कारोबारियों को आप बेहतर ज़्यादा समझा सकते हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर छोटे कारोबारी इस अप्रोच को अपनाना चाहें, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अपनाना चाहें, तो क्या कुछ वो अप्रोच अपना सकते हैं जिससे वो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग और प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स के साथ आगे बढ़ सकें? आज की तारीख में जो सरकार है उसको वो इतना फोकस्ड है इस सेक्टर को लेकर के कि इतनी स्कीम्स निकाल रखी हैं, लेकिन शायद जनता तक सब तरह से पहुंच नहीं पा रही हैं। कुछ मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये इतनी बढ़िया स्कीम है जो आज एक किसान वर्ग, छोटे व्यापारी इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं,
जो छोटे गांव हैं वहाँ पर भी अगर हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। यहाँ पे आपको आपकी ही ज़मीन पर आप ही को अपना प्लांट लगाना है, जिसमें गवर्नमेंट 30% सब्सिडी देती है, बैंक फाइनेंस 30% करता है, 40% इन्वेस्टमेंट से आपकी रेगुलर इनकम वही निकल के आ जाएगी जो आपकी किसान की ज़मीन से निकल रही है, प्लस उसी ज़मीन को आप यूटिलाइज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। आज की तारीख में इंडिया एक ऐसा देश है जहां 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी अब स्पीड अपग्रेडेशन के लिए इसी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से डीजल इंजन्स की आज की डेट पे हम देखते हैं कि डीजल इंजन हमें देखने को नहीं मिलता है। ये एक पुरातत्व विभाग में जाने वाला है, जिस तरह से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इस देश में प्रगति कर रहा है। छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स आज की डेट में अपने अपने ज़िले में भी अगर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर भी काम करेंगे तो ये उनके व्यापार के लिए तो है ही साथ में बेनिफिट, प्लस वो उनकी इनकम भी जनरेट हो रही है जो कि उनको बड़े शहरों की तरफ नहीं जाना होगा और वो अपने छोटे शहरों से ही उसको रोजमर्रा में यूटिलाइज कर। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग बेदार नहीं हैं, लोग अवेयर नहीं हैं कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग होता क्या है, उसके क्या प्रोडक्शन इनिशिएटिव उसके अंदर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो छोटा कारोबारी होता है वो एक उसके पास एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चलती है कि मेरा रिस्क कितना है, क्या मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, क्या मैं सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की सिमत में आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैम, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इस चीज़ के लिए किस तरह से छोटे कारोबारियों को समझाया जा सकता है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, लेकिन जो रिस्क वाली जो बात है वो हर किसी के दिमाग में एक बार रहती ज़रूर है कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले। और स्पेशली जब बात सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की आती है तो लोगों को पता है कि आगे तो है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, उसका फ्यूचर तो है, लेकिन अभी क्या हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? मैम, आपसे समझना चाहती हूँ। राइट, देखो जो पैसा दे रहा है ना, मुझे लगता है रिस्क तो उसके लिए ज़्यादा है, क्योंकि जैसे आपने कहा अगर उद्योग भी लघु उद्योग है तो वो सस्टेनेबल फाइनेंस ले रहा है, इसका मतलब पहले वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करना चाहता है। तो लेंडर भी ये नहीं चाहेगा कि उसको 6 महीने का लोन दिया जाए, तो वो लोन भी लंबे समय का होगा। इसीलिए लेंडर को पहले ये देखना होगा कि ये लघु उद्योग जो है लॉन्ग टर्म के लिए ये सस्टेनेबल है भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि 2 साल के बाद ये फोल्ड अप हो जाए। तो लेंडर को बहुत ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है देखने के लिए कि ये जो लघु उद्योग ले रहे हैं सस्टेनेबल फाइनेंस एक लॉन्ग टर्म, और जितना भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा ना वो थोड़ा महंगा ज़रूर होगा, ऑलराइट, बिकॉज लेंडर अपने ऊपर बहुत सारा रिस्क ले रहा है, इसलिए ज़रूर थोड़ा सा महंगा होगा। ये जो लघु उद्योग है इनको कन्विंस करने के लिए कि ये महंगा लोन क्यों लें एंड वो भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए क्यों लें, इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा था अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। कि जैसे हम कहते हैं कि अगर आप सस्ता माल लोगे तो शायद वो टिकाऊ माल नहीं है, तो यही लॉजिक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में चलती है। आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, थोड़ा महंगा लोन ले रहे हो, लेकिन आपके जो एसेट्स बनेंगे वो बहुत आगे तक 30-40 साल तक टिकाऊ रहेंगे, जिससे आपका बिजनेस चलता रहेगा। सर, जैसे हम बात करते हैं कि जब सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की बात आती है तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर की जब बात करते हैं तो आजकल एक बहुत हालांकि इंडिया में बहुत कम है, लेकिन अगर हम और वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो रिमोट जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि अगर CSR की बात करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो एक तरह से ये भी एक बहुत बड़ा वो है जो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके कंट्रीब्यूट कर सकती है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में? सर, आपसे समझना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, आपकी बात एकदम सही है। जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है वो कुछ हद तक कुछ कंपनीज़ के लिए, जैसे कि IT कंपनीज़ है, वहाँ तक लॉजिकल भी है एंड पॉसिबल भी है। जो कंपनीज़ जिनके लिए रेगुलरली डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिस वर्क है, उनके लिए ऑफिस जाना एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन सिंस इंडिया जो है डिजिटल मूव कर रहा है तो कुछ टाइम में, कुछ सालों में हम देखेंगे
कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो पेपर वर्क ऑलरेडी कम होता जा रहा है, तो वो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इंक्रीज़ होगा। वो ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आज की डेट में जिस तरह का पॉल्यूशन लेवल है, जिस तरह की कार्स रोड्स पर चल रही हैं, उसको कहीं ना कहीं हमको रोकना ही होगा। ये एक वन ऑफ दी एस्पेक्ट्स है जिसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चल सकते हैं। ईवी कार्स ज़रूर आ रही हैं, बट उसके बावजूद भी आज की डेट में हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट डीजल एंड पेट्रोल कार्स पर हैं। जी बिल्कुल। तो कुछ टाइम पहले एक कमेटी बनाई गई थी IFSCA की तरफ से, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी। मैम, मैं चाहूँगी आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि क्या कुछ उसमें था और किस तरह से उसमें सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को प्रमोट किया गया था। नहीं, भारत तो काफ़ी लीड ले रहा है एज फार एज सस्टेनेबिलिटी इज़ कंसर्न्ड। अभी पीछे भी आपने देखा COP29 मीटिंग जहाँ हुई थी बाकू अज़रबैजान में, इंडिया वाज रियली द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, राइट। तो वहाँ पर भी यही बात हो रही थी कि कितना पैसा दिया जाए बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो डेफिनेटली जितने लोग होते हैं उतने ही ओपिनियन होते हैं, बट मेन बात जो आ रही थी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पहले काफ़ी पोल्यूशन किया जब वो इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, और अब वो चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज सारा कॉस्ट बेयर करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पैसा चाहिए वो डेवलप्ड कंट्रीज से भी कुछ आना चाहिए। तो बाकू में जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि $300 बिलियन पर ईयर देंगे, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं सोचती कि ये इनफ होगा। सो हम सबको अब ये ज़रूर पता है कि सस्टेनेबल फाइनेंस बहुत ज़रूरी है, और इसका पैसा हमको खुद को ही कहीं से न कहीं कलेक्ट करना पड़ेगा। फॉरेन गवर्नमेंट्स ज़्यादा पैसे नहीं देने वाली, तो कहाँ से पैसा आएगा? मे बी आवर ओन गवर्नमेंट, या हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ गवर्नमेंट्स, या फिर ऑफ कोर्स हमारी इक्विटी मार्केट्स हैं, हमारी डेट मार्केट्स हैं, बैंक्स तो हैं, बट बैंक्स आर नॉर्मली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए नहीं होते। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए हमें अपनी डेट मार्केट बहुत अच्छी तरह बड़ी करनी है, ताकि कंपनीज जिनको सस्टेनेबल फाइनेंस चाहिए वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बॉन्ड्स इशू कर सकें। इसके अलावा हमारे ऐसे होते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ऑल्टरनेट फंड्स, ये लोग भी ऐसी चीज़ों में पैसा डालने से हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहते हैं। तो मेनली यहीं से पैसा आने वाला है। तो हमें और हमारी सरकार को और हम सब लोगों को ये देखना है कि हमारी इक्विटी मार्केट्स, हमारी डेट मार्केट्स जितनी रोबस्ट हो सके उतनी रोबस्ट हों। बिल्कुल। तो इसी एक कमेटी की इस रिपोर्ट में एक बात ये भी बहुत बड़ी सामने आई थी कि जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का जो बजट है वो $25 ट्रिलियन को सरपास कर जाएगा। तो सर, मैं अब आपसे समझना चाहूँगी कि आप जो छोटे कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, या फिर जो मिडिल वो भी हैं कारोबारी, उनके लिए आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो उनको लगे कि हाँ, हमें भी सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को ऑप्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें हमारे दिमाग में एक चीज़ रजिस्टर करना होगा कि सिर्फ पैसे कमाने से ही बिज़नेस नहीं चल सकता है। आज के युग में जहाँ क्लाइमेट इस तरह से चल रहा है, उसमें पैसे के साथ साथ आपको अवेयर होना पड़ेगा, अवेयर कराना पड़ेगा लोगों को, तभी जो है ये बिज़नेस सस्टेनेबल मॉडल पे लॉन्ग टर्म चल सकता है। अगर आज हम फॉसिल फ्यूल वाली कंपनीज़ हैं तो कितने साल तक सरवाइव कर पाएंगी या कितना मार्जिन कलेक्ट कर पाएंगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ अपने कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, वो हमको बहुत इम्पॉर्टेंट तरह से सभी को पब्लिक अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मैटर पे। और छोटे छोटे कारोबारियों से तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसको अच्छे से समझें, अपने दिमाग में बिल्कुल रजिस्टर कर लें कि ये लॉन्ग टर्म अगर आपको बिजनेस करना है तो प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस इज सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एंड सस्टेनेबल मॉडल ऑफ वर्किंग ओनली। क्योंकि आप जितना फॉसिल फ्यूल एंड अदर क्लाइमेट्स को जो अफेक्ट करने वाली चीज़ों से अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल जो है आपके बिजनेस पे आगे चल के इम्पैक्ट करने ही वाला है फॉर श्योर। बिल्कुल।
तो मैम एक बात ये उठती है बार बार कि अवेयरनेस को लेकर बात होती है कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो एक 5 पिलर्स 5P जो हैं सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के, जिसमें पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट, पीस, पार्टनरशिप, क्या ये एक मतलब लाभदायक कदम हो सकता है आगे बढ़ने के लिए सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की तरफ? क्या ये एक अप्रोच हो सकती है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ें, और अगर है तो कैसे, किस तरह से? मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी। राइट, तो हम ये हमेशा कहते हैं ये प्लैनेट, ये धरती किसकी है? ये सभी की है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं है। बर्ड्स, एनिमल्स, ऑल द स्पीशीज जो भी हैं, सभी की ये धरती है। अगर हम ये समझें तो फिर हम कभी भी इस धरती को हरा भरा देखने से कभी संकोच नहीं करेंगे। तो हरा भरा रखना है तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ें करनी होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं जो हमारा बिजनेस भी है उसको क्या आउटपुट उसका होना चाहिए, उसका आउटपुट वही होना चाहिए जो धरती को अच्छा लगता है, जो इस प्लैनेट को हरा भरा रख सकता है। इसीलिए हम कहते हैं जब हम नेट इनकम निकालते हैं बिजनेस की, एक तो ठीक है जो नेट इनकम उन्होंने जो नॉर्मल हम कहते हैं सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, वो आपकी नेट इनकम निकल आएगी। लेकिन फिर अगर आपने वो इनकम बनाने के लिए अगर लेट्स से कुछ ज़्यादा पोल्यूशन किया है या एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया है, जहाँ बहुत वेस्टेज हुई है रिसोर्सेज की, तो उतने फिर आपके एक तरह एक्सपेंसेस भी माने जाते हैं। वो आपने पैसे नहीं खर्च किए होंगे लेकिन धरती को उससे नुकसान होता है, तो वो भी उसमें से कम हो जाएगा। एंड देन फाइनली वी फाइंड व्हाट इज़ नेट इनकम फॉर द प्लैनेट। तो इसीलिए कोई भी उद्योग है उसको ये देखना है कि हमने प्लैनेट के हरा भरा होने के लिए या अपने जो ओशंस हैं उनको एकदम ब्लू रखने के लिए, आजकल आपको पता है हम यमुना नदी देखते हैं, हमने इतनी रिपोर्ट सुनी है कि उसमें कितनी फ्रॉथिंग हो रही है। तो डेफिनेटली हमें ऐसी अपनी नदियाँ नहीं चाहिए। तो किसी ने तो उस नदी में अपना जो भी वेस्ट रिसोर्सेज है वो डाले हैं, इसीलिए नदी में इतनी फ्रॉथ आई है। तो अगर आपका बिजनेस अपना वेस्ट मटेरियल नदी में डाल रहा है तो उस वैल्यू जो आपकी नेट इनकम है उसमें से कम किए जाएंगे एंड इट इज़ पॉसिबल आप प्रॉफिट बना ही नहीं रहे, बिल्कुल आपका तो लॉस हो रहा है। बिल्कुल 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 मैम ने सही कहा कि क्योंकि जब हम बात सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भले ही एनवायरनमेंट है लेकिन हम और भी जो उसके फैक्टर्स हैं उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। एक अवेयरनेस की जो बात आती है उस पर हमने काफ़ी कुछ बात की, काफ़ी कुछ समझा, लेकिन अब मैं सर आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जैसे एनवायरनमेंट पे तो हमने बात की, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद फाइनेंशियल लिटरेसी है तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या कुछ इक़दाम किए हैं, जो छोटे कारोबारी हैं या जो बड़े कारोबारी हैं, जो भी कारोबारी हैं उनको लेकर क्या कुछ गवर्नमेंट के अब तक इनिशिएटिव्स हुए हैं, क्या कुछ गवर्नमेंट किस तरह से इसमें अपनी हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट की नजर आ रही है, और क्या कुछ गवर्नमेंट आगे स्टेप्स लेने वाली है जिससे जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का जो फ्यूचर है वो बेहतर हो सके। सर आपसे समझना चाहती हूँ। आज की डेट में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का पब्लिक अवेयरनेस से ज़्यादा गवर्नमेंट इस मामले में ज़्यादा अवेयर है, और उसका रीज़न ये भी है कि जो वर्ल्ड का जो प्रेशर आ रहा है क्लाइमेट को लेकर के वो सभी के लिए बराबर आ रहा है। और ख़ास तौर से जहाँ भारत जहाँ तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन में देश है, उसके लिए तो और ज़्यादा प्रेशर है। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 चाइना एंड नंबर 3 इंडिया। तो अमेरिका ने तो जो करना था वो पुराने टाइम में कर चुके हैं, जिसका कार्बन एमिशन का आज खामियाजा सभी कोई भुगत रहा है। लेकिन अब स्थिति ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक भारत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का है। जिस तरह से अमेरिका ने और सभी देशों ने भारत पे प्रेशर बनाया कि 2050 तक का जो टारगेट रखा है नेट कार्बन ज़ीरो का, उसको भारत ने बोला है हमारे लिए 2070 तक ही पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, जो डेवलप्ड कंट्री से भी रिक्वायरमेंट है, प्लस जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत में आज की तारीख में इन प्रोजेक्टों में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट ना केवल कारोबारियों को फ़ायदा मिले बल्कि एक ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए भी एक सस्टेनेबल मॉडल पे काम
चलता रहे। बिल्कुल। तो जैसे सस्टेनेबल फाइनेंसिंग जो है वो एक ESG एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके अचीव किया जाता है या उसको इंटीग्रेट करता है। तो ESG में एनवायरनमेंट भी है, सोशल भी है और गवर्नेंस भी है। क्योंकि हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम का मकसद फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो मैम मैं आपसे समझना चाहूँगी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हाल फिलहाल में काफ़ी मशहूर भी हुआ था और लोगों तक भी पहुँचा था, जो परफॉर्म, अचीव और ट्रेड था। इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे मैंने कहा कि इंडिया तो लीड ले रहा है इस चीज़ में। जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लो, इंडिया ने ही बनाया हुआ है एक सोलर अलायंस वर्ल्ड वाइड। ओके, तो वो सिर्फ जो भी सोलर एनर्जी है वो सिर्फ इंडिया में ही जोर नहीं डाला जा रहा है, बाकी देश भी जैसे अफ्रीका के नेशंस, उनको भी इंडिया सहायता दे रहा है कैसे वो सोलर एनर्जी अपनी डबल कर लें। और हमने देखा है कि अब तो घर घर भी सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, ताकि जैसे हमारे सरकार भी कहती है कि हर घर में हम रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सहायता दे रही है एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट ओनली टू हाउस होल्ड्स बट ऑल्सो टू बिजनेसेस। आप देखते हैं कि इवन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी सरकार ने कितनी सब्सिडीज़ दी हैं हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि वो शिफ्ट कर सकें फ्रॉम लेट्स से डीजल कार्स टू हाइब्रिड कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स। तो सरकार के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, बट उनको पता है कि इससे जब हम उस तरह की एनर्जी ले रहे हैं जिससे कार्बन एमिशन नहीं होगी, तो डेफिनेटली सबको बड़ा फ़ायदा है। तो ये जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की ऑफ सब्सिडीज़ एंड इवन हमारे प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जो है, तो सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग को जो कि ज़्यादा कार्बन एमिशंस नहीं होते उनके ऊपर जोर दिया जा रहा है। डेफिनेटली दिस मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी बहुत काम की है। तो लघु उद्योग को ये भी देखना है कि एक हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट रेशियो, कि एक यूनिट आउटपुट जो आप बनाते हैं उसके लिए आप कितने इनपुट्स यूज़ करते हैं। अगर आप इसी रेशियो को थोड़ा कम कर दे, लेट्स से इट इज़ 7:1, उसको आप 5:1 करें, तो इसका मतलब आप कम इनपुट्स यूज़ करेंगे। बिल्कुल। तो ये थी हमारी बात कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स किस तरह से ले रही है, किस तरह से लोगों को अवेयर करने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। अगर मैं कुछ कारोबारियों की बात करूं, अगर कारोबारी इस जो जानते नहीं हैं इस बारे में, थोड़ा बहुत पता है कि कुछ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग है जो फ्यूचर के लिए हेल्प कर सकती है, सर आपसे समझना चाहती हूं, तो क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो एक छोटा कारोबारी या फिर एक बिजनेसमैन जो है जो इस अप्रोच को अपनाना चाहता है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो फेस कर सकता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो अवेयरनेस है, और कारोबारी भी आज की तारीख में अवेयर नहीं है। छोटे छोटे गांव में जो स्कीम्स चल रही हैं वो उस स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उन्हीं को सबको करना है। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये हमको समझना होगा कि आफ्टर ऑल ये पब्लिक ही है जिसको सारा काम करना है। गवर्नमेंट एक सपोर्ट, एक ब्रिज की तरह इस सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए है, लेकिन अगर उद्योगपति अगर छोटा हो या बड़ा हो, वो अगर इस मॉडल को अडेप्ट नहीं करेगा तो ये लॉन्ग टर्म चैलेंज होने ही वाला है। इसको आज से अगर हम ये इतनी ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस है, अगर आप देखें यूट्यूब पे 50 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आप जो है छोटे छोटे कारोबारी, उदाहरण के लिए एक जैसे हम देखते हैं कि गांव-गांव में वेयर हाउसेज़ हैं यहाँ पे अनाज रखा हुआ है, लेकिन वो वेयर हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। उसी की जगह अगर आप सोलर हार्वेस्टिंग अगर आपने वेयर हाउस में लगा देंगे तो वही जो लाइट है वो अपने आप, क्योंकि पूरा का पूरा जो वेयर हाउस है वो दिन में मोस्टली यूज़ होता है, उसमें अगर हम सोलर लाइट्स लगा देंगे तो अपने आप में वो एक वहाँ पे जो कारोबारी है वो अपने आप कंट्रीब्यूट कर रहा है इस एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड में जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सोलर हो चुका है।
इंडिया भी काफ़ी कुछ इसमें इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात आती है तो किस तरह से जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हम इंडिया के अंदर कैसे कर सकते हैं और क्या कुछ ज़रूरी है इस वक्त में, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के अप्रोच को अपनाने के लिए। मैम आपसे समझना चाहूँगी। राइट, तो देखो जैसे मैंने कहा, किसी भी लेंडर को अगर पैसे देने हैं, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग देनी है, तो सस्टेनेबिलिटी फॉर एग्जांपल मेजर भी कैसे होगी, ऑलराइट। तो बिकॉज सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसीलिए वी नीड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। अब इंटरनेशनली ऑल्सो स्टैंडर्ड्स बने हैं, हमारे देश भी में भी बने हैं, बट सबको अब अपनाने होंगे ताकि एक दूसरे की बात हम समझ सकें। नहीं तो हो सकता है लेंडर कुछ और समझ रहा है, बोरोअर कुछ और समझ रहा है, तो उससे फिर बाद में दोनों में डिस्प्यूट हो सकती है। और इवन वन लेंडर अगर अपना लोन वो दूसरे लेंडर को बेचना चाहता है, तो वन लेंडर को दूसरे लेंडर को समझना होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी से इंटरऑपरेबिलिटी। अगर इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए ताकि आपके इक्विटी मार्केट्स और रोबस्ट बने, तो हमें स्टैंडर्ड्स सेटअप करने होंगे, अडॉप्ट करने होंगे और उनको अच्छी तरह समझना होगा। बिल्कुल। थोड़ा सा सर आप कंप्लायंसेस पे रोशनी डालिए कि अगर कोई कारोबारी सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की अप्रोच अपनाना चाहता है, वो प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहता है, तो क्या कुछ मतलब किस तरह से वो इस सिमत में आगे बढ़ सकता है? अब तो हम देखते हैं कि सिंस इंडिया जो है डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो सारा कुछ जो है घर बैठे ही सब कुछ हो सकता है। काफ़ी कंप्लाइंसेस जो हैं वो आपको कहीं किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जा करके धक्के नहीं खाने, सब घर बैठे आपके लिए व्यवस्था सरकार ने की हुई है। आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर को ओपन करना है, गूगल करना है, एंड सारी आपको जो आपको डिटेल्स हैं वो सारी आपको वहाँ पर अवेलेबल है। किसी से हेल्प लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सारा का सारा आपको एक, अगर कोई कंपनी को अपने ओपन करना है, जीएसटी आज वो घर बैठे ले सकता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सब कुछ घर बैठे कर सकता है, उसको कहीं पर भी नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट्स भी सारा का सारा सब सॉफ्ट कॉपी पे चलता है अब तो। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और इस रेवोल्यूशन को इसी बिजनेस मॉडल में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई है। जिस तरह से पहले का जो माहौल था वो आज की तारीख में बहुत डिफरेंट हो गया है। बिल्कुल। मैम आपसे समझना चाहूँगी कि क्या कुछ कंप्लायंसेस हैं जिसको बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना, और अगर वो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की अप्रोच को अपना रहे हैं तो उन कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, वो कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं और क्या कुछ कंप्लायंसेस हैं मैम प्लीज़? नो, कंप्लायंसेस कई सारी तो सेक्टोरल होंगी। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करी, तो डेफिनेटली वो जो कंप्लायंसेस हैं, इट विल बी कितनी इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल यूज़ हुई है, ऑलराइट। और इवन इन ईवी व्हीकल्स जैसे बोला जाता है कि ठीक है ये इलेक्ट्रिसिटी पर रन करती हैं, लेकिन बैटरी स्टोरेज एंड बैटरी को चार्ज करने के लिए तो हम दूसरी फ्यूल्स यूज़ करते हैं। सो डेफिनेटली एक कंप्लायंस होगी दैट इवन योर बैटरी जब आप चार्ज करते हैं उसको भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज किया जाए। सो दैट वे सेक्टोरली गवर्नमेंट वुड हैव लेड डाउन भी क्या क्या कंप्लायंस चाहिए, बिकॉज ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होंगी। एज फार एज लेंडर्स आर कंसर्न, उनके स्पेसिफिकेशंस उन्होंने दिए होते हैं और वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है एक सस्टेनेबल एसेट क्रिएट करने को। इसीलिए कोई भी उद्योग, चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे वो बड़ा उद्योग हो, उनको कंप्लायंस करना है नॉट ओनली विद द गवर्नमेंट बट ऑल्सो विद द लेंडर्स, क्योंकि रेगुलर रिपोर्ट्स। बीच में रोक के ये सवाल मैं लेना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास जो कारोबारी हैं वो जा सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कुछ कंप्लायंस उनको फॉलो करने, या कोई ऐसी अथॉरिटी है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कारोबारी जाकर अपनी चीज़ों को आसान बना सकते हैं, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को जो अपना सकते हैं, किस तरह से, मतलब कैसे उन कंप्लायंस को फॉलो करते हुए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखो जैसे मैंने कहा, विचेवर सेक्टर से रिलेटेड है उस मिनिस्ट्री में तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आप मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको इसके बारे में पता चलेगा। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोनों इकट्ठे हैं। सिमिलरली डिजिटल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तो जितने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके क्या कंप्लायंसेस हैं आपको उस सेंट्रल मिनिस्ट्री से पता चल जाएंगे। एंड अदर देन दैट स्टेट मिनिस्ट्रीज भी होती हैं, वो बता देते हैं। प्लस हमारे सारे हर सेक्टर के डिफरेंट प्रमोशन बॉडीज़ बनी हुई हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बॉडी अलग है, इंजीनियरिंग गुड्स की अलग है। तो ये जो स्पेशल बॉडीज़ होती हैं ये भी सारी इंफॉर्मेशन दे देती हैं उद्योग को। बिल्कुल। तो कंप्लायंसेस के साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर कोई कारोबारी सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को अपनाना चाहता है, प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहता है, तो उसके पास इनिशियल जो कैपिटल है, फंड जो है वो कितना होना चाहिए, किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है, किस तरह से वो शुरू कर सकता है। सबसे अहम बात यहाँ पे जो आ जाती है वो है कैसे वो शुरू कर सकता है, कितना फंड उसके लिए ज़रूरी है, और क्या कुछ मतलब अगर फंड भी है और फंड के साथ अगर कुछ सर्टिफिकेशंस भी चाहिए, कुछ जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्या कुछ हो सकती हैं, सर आपसे समझना चाहूँगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आज की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सबसे पहले एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। एमएसएमई में रजिस्टर कराते ही आपको इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप जैसे ही टेंडर सरकार जो निकालती है उस टेंडर में जब जाएंगे तो सबसे पहले जो पेमेंट करना होता है वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि वो टेंडर ओपन होता है, आपको मिलता है नहीं मिलता, लेकिन आपका पैसा थोड़े टाइम के लिए स्टक हो जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपको वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो आपकी वेव ऑफ है, वो आपको पे ही नहीं करना है। तो आप ई टेंडर्स ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पे जाएं, उधर से आप टेंडर डाउनलोड करें, आप टेंडर को देखें कि आपके क्या ये मतलब का टेंडर है, क्या आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें सारा पेमेंट टर्म्स, प्राइस वेरिएशन, सारी चीज़ें उसमें उस टेंडर में उपलब्ध है। अर्नेस्ट मनी आपको देना नहीं है, प्रोजेक्ट आप बिड करें, साथ में आप जो है फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो आप मीनवाइल बैंक से डिस्कस कर सकते हैं। और ग्रीन फाइनेंसिंग और जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए तो बैंक भी आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर रही है, तो उसको यूटिलाइज़ करें, टेंडर सबमिट करें, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है वो बिड करें, एंड देन आपका बिजनेस अगर आप लोएस्ट बिडर आते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक ऑफ। बिल्कुल। तो ये तो हुई कि जब हम गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये तब की बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है, मैम आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत हो सकती है, क्या कुछ ज़रूरी है शुरू करने से पहले, हमें क्या कुछ करना है अगर हम सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में कदम रखने जा रहे हैं? तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि आप खुद वो स्टैंडर्ड्स फुलफिल कर सकते हैं। ऑलराइट, बट जैसे आपने कहा अल्टीमेटली जो भी वहाँ पर कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो तो आपसे सर्टिफिकेट ही मांगेगा। आपके कहने से कि आपने सस्टेनेबिलिटी गोल अचीव कर लिया है उससे काम नहीं चलेगा। तो जब आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना है एज़ फार एज एनवायरनमेंट इज़ कंसर्न, तो काफ़ी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, दोज विच आर इशूइंग ग्रीन सर्टिफिकेट्स। आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ को भी देना पड़ता है ग्रीन सर्टिफिकेट्स, तो वो ग्रीन सर्टिफिकेट्स आपको लेने होंगे। तो ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट्स मतलब हम ये कहते हैं कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी आपके सारा एंटरप्राइज को, एंड अगर उनका कंक्लूजन है कि आपने सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड सारे फॉलो किए हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो आप सर्टिफिकेट डेफिनेटली सबमिट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने बोला कि सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स को अगर आप पूरा करते हैं, अगर इन केस कुछ सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसको वो मीट नहीं करते, 80% मीट कर जाते हैं, 20% मीट नहीं करते, तो उस कंडीशन में कारोबारियों को क्या करना चाहिए, किससे कांटेक्ट करना चाहिए, कौन कंसर्न पर्सन है जिससे जाके वो बात कर सकते हैं या उन सर्टिफिकेशंस को पूरा कर सकते हैं, और किससे मिल सकते हैं? राइट, जैसे मैंने कहा कि सरकार तो काफ़ी हेल्प करती है आजकल। ओके, वहाँ पर भी तुम किसी भी मिनिस्ट्री में जाओ, कुछ भी आपका कोई प्रश्न है रिगार्डिंग पॉलिसी, तो सरकार काफ़ी हेल्प करती है। बट अदर देन द गवर्नमेंट,
देर आर मैनी कंसल्टेंसी फर्म्स इन द प्राइवेट सेक्टर। आजकल तो बहुत लोग कंसल्टेंसी देते हैं आपको, हर उद्योग को बताया जाता है कि आपकी जर्नी सस्टेनेबिलिटी की कैसे शुरू होनी चाहिए, कहाँ शुरू होनी चाहिए, कहाँ ख़त्म होगी, आपको उस जर्नी पर चलते हुए क्या कुछ चैलेंज आ सकते हैं और उस चैलेंज को आप कैसे मीट करेंगे। सो दीज कंसल्टेंट्स हेल्प यू अ लॉट। बिल्कुल। वैसे तो देखा जाए तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग अभी कुछ हाल फिलहाल सालों में जो है वो मशहूर हुआ है, कॉमन हुआ है। लेकिन ये जो टर्म है ये 2012 से चलती आ रही है, लोग इसमें 2012 से हैं। सर आपसे समझना चाहूँगी क्या कुछ सक्सेस रेट है जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कन्विंस हो सके कि हाँ हम इसमें कदम रख सकते हैं सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में। सर सक्सेस रेशियो तो है, डेफिनेटली है, लेकिन वो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं एंड कितना आप पूरा अपना इनपुट देने के लिए रेडी हैं। तो उसका कोई मापदंड तो नहीं कह सकते कि सक्सेस का कोई मापदंड होगा, लेकिन आप जितना अपना इनपुट देंगे डेफिनेटली आउटपुट आपका उतना ही बेटर निकलेगा। अगर आपसे 10 टेंडर बिड करते हैं सोलर प्रोजेक्ट्स के या विंड प्रोजेक्ट्स के, तो डेफिनेटली 1-2 प्रोजेक्ट्स तो आपको डेफिनेटली हिट करेंगे, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे 10 में से अगर 2 टेंडर मिलते हैं तो 20% सक्सेस रेशियो तो आपका डेफिनेटली है ही है। बिल्कुल। तो मैम अगर हम बात करें फ्यूचर की, क्योंकि अब सक्सेस की बात हो गई, हमने लोगों को अवेयर कर दिया, लोगों को सर्टिफिकेशंस, कंप्लायंसेस सब कुछ बता दिया, लेकिन लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि भाई आज है क्या कल होगा, क्या कल इसकी ज़रूरत है, क्या कल हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मैम फ्यूचर समझना चाहूँगी और एक छोटी सी एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आपने सुना होगा एक विलेज गुजरात में जो कि आज पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड है थ्रू सोलर एनर्जी। हर घर पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और लोग इतनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उनको जो प्रोडक्शन है इट इज़ मोर देन देयर कंजम्पशन। तो वो क्या कर रहे हैं, जितनी बिजली बना रहे हैं उस काफ़ी बिजली वो बेच रहे हैं। तो हर घर की एक कह रहे हैं ना, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो गई है। तो क्यों नहीं लोग करेंगे, बनाएंगे। ये सस्टेनेबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो लोगों को दिखना चाहिए कि इसका फ़ायदा हो रहा है और उस विलेज में लोगों को लग रहा है ये तो घर बैठे हमें एक दूसरे इनकम की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो लोगों ने एकदम लपक लिया। डेफिनेटली सरकार ने काफ़ी मदद करी होगी बाय सब्सिडीज एट्सेट्रा, बट एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखी और फ़ायदा भी इमीडिएटली दिखा। ऐसे ही लघु उद्योग को भी फ़ायदे दिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना बड़ा सेगमेंट हो गया है हमारा। तो डेफिनेटली ये एक नया सेगमेंट इतनी जल्दी से ग्रो हुआ है। सो नए नए बिजनेस निकलते हैं, आपको हमेशा अपनी आंख रखनी है कि कौन सा नया बिजनेस ऐसा हम चला सकते हैं जिससे सस्टेनेबिलिटी गोल्स भी पूरे हो जाएं और हमारी इनकम भी बढ़ जाए। बिल्कुल। मैम ने बहुत खूबसूरत तरीके से आपको एक पैगाम भी दे दिया और साथ में ये भी बता दिया कि कितना फ़ायदेमंद है और फ्यूचर में किस तरह से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। सर आपका एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, आज की जनरेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मापदंड रखने वाली है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। जैसे कि हम आज से 1000 साल पहले की कोई हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें कोई मॉन्यूमेंट दिखता है, कोई बिल्डिंग्स दिखती हैं। आज से 1000 साल बाद अगर देखेंगे तो ये जो जनरेशन है, अगर ये 2070 तक नेट कार्बन एमिशन को ज़ीरो कर देती है तो ये अपने आप में एक मॉन्यूमेंट से बढ़ के अचीवमेंट होगा एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। अब ये जनरेशन को बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। फ्यूचर जनरेशन पूरा हमारे पे ही डिपेंड करती है, तो ये सस्टेनेबिलिटी हमको आज से मेंटेन करना चालू करेंगे, 2070 तक इस जनरेशन को ये अचीवमेंट प्राप्त करना ही होगा। बिल्कुल। जिस तरह से बात हुई थी कि 2024 में $25 ट्रिलियन था, लेकिन 2025 के अंदर $50 ट्रिलियन इसको सरपास करने का बिल्कुल पूरी तरह से इम्कान है। किस तरह से सस्टेनेबल फाइनेंसिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए तो है ही, लेकिन आज की जनरेशन को कैसे इसको आगे लेके चलना है वो भी बेहद ज़रूरी है। साथ ही हमने इसमें काफ़ी सारे मुद्दों पर डिस्कस किया। पैसा बोलता है मैं, आप
पैसा बोलता है कि खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी ddurduspecials@gmail.com है। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।